हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। तो देखिए आप लोग, तीसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, तो आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोग के मानव में कौन कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, अगर कोई भी दोष होता है तो उसको कैसे निवारण किया जाता है, उस सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक विशेष बात यह है कि इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम डाले हैं, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव है। उन सभी ऑब्जेक्टिव में जो जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में जो अधिक बार पूछ चुका है, जो हर बार आता है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम डबल स्टार या स्टार करके टिक लगा देंगे। तो आप लोग उस ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको अपने से याद करके एक नोट बना लीजिएगा स्टार वाले सभी ऑब्जेक्टिव का। तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, आई होप, जैसा कि हम उम्मीद करता हूं कि। चलिए, तो अब बिना लेट किए हुए अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल मिला करके आपके पास 30 से 40 ऑब्जेक्टिव है। हाँ, सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो जो जो आप जानते हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। और एक विशेष, जो कि इस चैनल पे नए जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक अगर व्यू होगा तो फिर हमको वीडियो भी बनाने में मन लगेगा और आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन सब बना करके देंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स चैप्टर का तीसरा चैप्टर का लेक्चर है। चलिए देखिए, तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, ये मानव नेत्र है। इसी में से एक पार्ट निकाल करके हम लोग बाहर रखे हैं। तो इसमें क्या है, पक्षमाभी पेशियां आप देख रहे हैं कि ये पक्षमाभी पेशियां हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। ठीक, इसके बाद देखिए कि क्रिस्टलीय लेंस, ये जो आप लोग जो देख रहे हैं क्रिस्टलीय लेंस को, तो ये आपका क्रिस्टलीय लेंस हो गया। ये पूरा क्या आ गया, लेंस हो गया। इसके बाद आप परितारिका को देख रहे हैं, पुतली को भी देख रहे हैं, स्वच्छ मंडल देख रहे हैं। ये दृष्टि पटल है। ये क्या आपका, ये आपका दृष्टि पटल है, जिसको हम लोग रेटिना बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे रेटिना, हिंदी में बोलेंगे दृष्टि पटल। ये आपका अंध बिंदु है, यहीं से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। हाँ, जितना भी तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ रहता है, यही अंध बिंदु से हमारे मस्तिष्क में जाता है। जो भी कुछ हम लोग वस्तु को देखते हैं, ठीक, नेत्र से, तो वो फिर ये कचाव द्रव, ये बीच में जो इतना भी है, ये सभी कचाव द्रव इसी से होकर के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है देखने के बाद। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका स्वच्छ मंडल है, इसको हम लोग स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ये पारितारिका हो गया, यहाँ पे पुतली है। इसके बाद क्रिस्टलीय लेंस हो गया, नेत्रगोद हो गया। इसके बाद पक्षमाभी पेशियां क्या करता है, सिकुड़ने और फैलाने का काम करता है। बात समझे नेत्र को। चलिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा उस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछ चुका है और ये आपके क्लास 10th के लेवल का ही नहीं है और अदर भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यही सब ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी अब अपर क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी आसानी से देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। अल्पतम दूरी मतलब जानते हैं कि एकदम से कम दूरी, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई वयस्क व्यक्ति है और वो सामान्य दृष्टि है, उसमें उसके दोष, उसके नेत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो सुस्पष्ट यानी वो साफ साफ
कोई भी वस्तु को देख सकता है वो कितने दूरी पर रख सकता है। अगर हम नज़दीक में रखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर। ए नंबर नहीं होगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हम सब यहीं पे आप लोग को याद करा देंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु, अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसके नेत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो कितने से कितने दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। तो हम लोग देखें कि न्यूनतम के लिए क्या है, एक लिमिट है कि हम 25 सेंटीमीटर दूर तक ही वस्तु को रख करके एकदम से कम नज़दीक ला सकते, तो 25 सेंटीमीटर हमको दूर रखना पड़ेगा, तभी हम उसको साफ साफ देख पाएंगे। यदि आप 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक आँख के पास सटा लीजिएगा तो फिर आप वस्तु को सही स्पष्ट रूप से नहीं देख पाइएगा, देखिएगा लेकिन स्पष्ट रूप से देख करके नहीं पढ़ पाइएगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि समान मानव नेत्र का दूर वस्तु, अगर हमको दूर की वस्तु देखना है तो इसके लिए अनलिमिटेड दूरी, मतलब क्या है, कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, मतलब अनंत दूरी तक हम वस्तु को देख सकते। देखते हैं आप खुली आसमान को पृथ्वी पर से देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, मतलब अनंत। अगर दूर पूछेगा कोई भी वस्तु को हम कितने दूरी पर देख सकते हैं, हाँ अधिकतम कितना दूरी, तो अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, अनंत हो जाएगा, ठीक। और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, तभी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और दूर आप कितनों भी रखिए उसको हम लोग देख ही लेंगे। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक। चलिए आप लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए आप लोग, कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, तो मानव नेत्र में जो लेंस, कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस की तरह हम मानव नेत्र व्यवहार करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तीनों में स्टार लगा दिए, हाँ लिख लीजिए, तीनों को आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, तो मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम लोग के आँख में क्या आता है, प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश की किरण प्रवेश करता है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसको नियंत्रित अभी दिखाए थे आपको, पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, पक्षमाभी पेशियां। देखिए अभी बताए थे यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, पक्षमाभी पेशियां, इसी के द्वारा क्या आता है, नियंत्रित होता है। पक्षमाभी पेशियां जो दिखा रहा है, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो पक्षमाभी पेशियां क्या आ जाता है, पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाता है, और जब हम लोग नीचे आते हैं तो ये पक्षमाभी पेशियां क्या आ जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण हम लोग धूप का सिकुड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं धूप में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आँख पर हाथ रखते हैं, या फिर आँख थोड़ा सा क्या आता है, किसी वस्तु को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते, अगर धूप में है तो ऊपर सूर्य को नहीं देख पाते, क्यों, ये पास क्या सिकुड़ जाता है, यही वजह से है, ठीक। और फिर हम लोग जब धूप से एकाएक नीचे आते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है कि पक्ष में भी पेशियाँ उस समय सिकुड़ा हुआ रहता है और वो प्रकाश को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और एकाएक आने के बाद वो क्या, हमको लगता है अंधेरा दिखाई देता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पक्षमाभी पेशियां नियंत्रित करता है। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसके बाद आपका आ गया कि ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अभी तक चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कौन परिवर्तन करता है, तो आप लोग तेजी से जवाब दीजिए कि कौन इसको नियंत्रित करता है। क्या क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा। तो अभी तुरंत हम लोग देखें, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा क्या आ जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है।
सॉरी, एक क्वेश्चन उल्टा हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या करा दिया आंसर, हाँ, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये परितारिका करता है। ठीक, अब फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, पक्षमाभी पेशियां। जैसे अभी बताया कि धूप में गए, धूप में जाने के बाद क्या होता है कि हमारे फोकस दूरी को क्या करता है, पक्षमाभी पेशियां सुकड़ा देता है तो फोकस दूरी क्या आ जाता है, घट जाता है। ठीक, और जब फिर हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं तो फोकस दूरी क्या आ जाता है, फिर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पक्षमाभी मांसपेशियां क्या आ जाता है, फैलता है, फैलने से क्या आता है, फोकस दूरी बढ़ता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया था, इसी के आंसर देख करके हम आपको टिक लगवा दिए थे। ठीक, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है, पक्षमाभी पेशियां। ये दोनों याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक, तो परितारिका क्या करता है, आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है, पक्षमाभी पेशियां द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मानव नेत्र जिस नेत्र भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं, कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। रेटिना या फिर दृष्टिपटल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी इम्पोर्टेंट गया, मतलब बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना किसके कारण हो पाता है, कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, हाँ, घटा या बढ़ा करके, हाँ, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है। ऐसा किसके कारण हो पाता है, तो ये जो हम लोग जानते हैं, तो ऐसा समंजन क्षमता के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस व्यक्ति का समंजन क्षमता घट बढ़ जाता है तो हम लोग उसको लेंस लगा करके ठीक करते हैं। हाँ, तो समंजन क्षमता के कारण दृष्टि दोष क्या होता है, जिस व्यक्ति का समंजन क्षमता घट जाता है या घट जाता है उसी को हम लोग उसको बोलते हैं कि इसको दृष्टि दोष हो गया। ठीक, और जिस व्यक्ति में समंजन क्षमता है उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं होगा, क्योंकि वो फोकस दूरी को क्या कर सकता है, घटा बढ़ा करके समायोजित कर सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। इसके बाद यहाँ कहता है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है, आंख के लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, परिवर्तित करता है, घटाता है और बढ़ाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां। चलिए ये सब भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 2017 में ये पूछ भी चुका है। ठीक, आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार, मानव का जो आंख है वो कैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, हमारे आंख में जो पुतली है, हाँ, उसकी साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। कौन करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परितारिका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट था, 10 भी इम्पोर्टेंट है और 11 भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। हम आपको, हाँ, बिलीव दिलाता हूँ कि जितना हम ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं इससे एग्जाम में आपके बाहर नहीं रहेगा। कम से कम ये 30, 40, 50 को ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा मेरे वीडियो का, तो फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर नहीं रहेगा। हाँ, आप
पूरा बिलीव करके इस सभी क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, इससे बाहर नहीं रहेगा। बोल दिए तो बोल दिए, यही सब क्वेश्चन डाले हैं जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन देंगे, फिगर के साथ सारा क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए, इसके बाद कहता है 11 नंबर कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उसमें कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टता। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक। चलिए आप इस फिगर को देखिए कि दूरदृष्टि दोष कैसे होता है। आइए आपको कुछ फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये निकट दृष्टि दोष का फिगर है। ये दूर स्थित दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरण, बहुत दूर में वस्तु रखे हैं, उससे क्या हो रहा है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे क्या है, नेत्र है। ये क्या है, ह्यूमन नेत्र है, मानव नेत्र है। और इसके बीच ये क्या है, लेंस है। ये लेंस किस तरह से काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। और ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि दोष हो गया है। क्यों दोष हो गया है, कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। ये जो क्या है, रेटिना है, इस रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के पहले ही बन गया। जैसे रेटिना के यहाँ पहले ही बन गया, रेटिना के बाद में रेटिना पे नहीं बनता, लेकिन ये कहाँ, रेटिना के पहले बन गया, ठीक। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो यहाँ पहले ही टकरा गया, पहले ही प्रतिबिंब बना दिया। जब पहले प्रतिबिंब बना दिया तो क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। बात समझे, सॉरी, दूरदृष्टि दोष हो गया, सॉरी निकट दृष्टि दोष हो गया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहले बन गया तो क्या हो गया, निकट दृष्टि, और बाद में बनता तो क्या होता, दूरदृष्टि दोष होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बनता, इधर बनता तो क्या आ जाता है, दूरदृष्टि दोष होता है। और यहाँ पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। इस फिगर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। देख लीजिए अच्छी तरह से कि हाँ, रेटिना से पहले बन गया, रेटिना से पहले तो निकट दृष्टि, अब बाद बनता तो दूरदृष्टि। जैसे यहाँ पर दूरदृष्टि का भी फिगर है। तो आप चलिए, जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको समझाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपका आंख स्वस्थ है तो दूर बिंदु कितना होगा, अनंत होगा। आप याद रखिएगा, ठीक। अगर आपका आंख स्वस्थ है, आपका आंख क्या है, स्वस्थ है, तो स्वस्थ के लिए दूर बिंदु हम कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत दूर तक देख सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। चला, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा, दर्पण या लेंस, हाँ, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस या उत्तल लेंस।
तो हम लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी में कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, लेंस नहीं रहता है, दर्पण रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, ये भी क्या था आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है आप लोग को भी। चलिए सेट करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, 14 नंबर भी इम्पोर्टेंट था, 13 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत ही VVI है। चलिए 15 नंबर, दृश्य प्रकाश किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, जब विचलन पूछेगा तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल का विचलन क्या होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए कि सबसे तरंग दैर्घ्य पूछेगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य तो रेड का, ठीक, और बैगनी का सबसे कम। अब विचलन पूछेगा तो बैगनी का सबसे ज्यादा और लाल का सबसे कम। ये बात को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, 2013 में पूछ चुका है। इसके बाद देखिए, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो चलचित्र मतलब सिनेमा में किसका उपयोग किया जाता है, तो दृष्टि निर्बंध का उपयोग किया जाता है, दृष्टि निर्बंध का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बोल देंगे। 17 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी को आप लोग समझ सकते होंगे कि जिससे हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, उसी को अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। तो निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय भाग, जो हम लोग का जो आंख नेत्र है ना, वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है या फिर अपारदर्शी हो जाता है। किसी का आंख पर देखिएगा व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर हो जाता है, जो लेंस होता है ना, जो काला काला जो दिख रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ धुंधला कलर का या व्हाइट कलर का हो जाता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है। कौन सा रोग हो जाता है, मोतियाबिंद। चलिए दूरदृश्यता के निवारण के लिए कौन सा उपयोग, किस लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग ठीक किससे करते हैं, द्विफोक्सी लेंस से करते हैं। कौन से लेंस से, द्विफोक्सी लेंस से। याद रहना चाहिए कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस से। ठीक, दीर्घ दृष्टि मतलब हो गया क्या, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि के निवारण मतलब होता है ठीक करना, निवारण मतलब क्या होता है, उपचार, ठीक करना। और किस लेंस का उपयोग करके करते हैं, तो अभी तुरंत बताए थे, उत्तल लेंस से। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। निकट दृष्टि दोष रहता तो क्या आ जाता, अवतल लेंस। ओके, चलिए 20 नंबर देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित करके किया जा सकता है। यानी किस दृष्टि दोष, यानी हमारे आंख में कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिला करके द्विफोक्सी लेंस बना करके ठीक किया जाता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी तुरंत देखे थे, जरा दृष्टि दोष। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस जो होता है कि उसमें अवतल और उत्तल दोनों मिला रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। और द्विफोक्सी लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। कौन सा दोष, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए, ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 20 नंबर इम्पोर्टेंट था। इसके बाद
21 नंबर भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछा है बहुत बार कि कांच प्रिज्म, प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है। द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है? तो ये 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ रहता है। कितने रंग? श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले रहते हैं? 7 रंग। 7 रंग से मिला करके कौन सा रंग बनता है? श्वेत प्रकाश। ठीक, हाँ, जब वो स्पेक्ट्रम से किस रंग का झुकाव, जब वो स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है ना, तो उसमें से किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे नीचे देखिएगा कि बैगनी रहता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैगनी कलर का। ठीक, बात समझ में आ रहा है? बैगनी कलर का झुकाव सबसे अधिक रहता है, क्योंकि सबसे नीचे यही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर स्पेक्ट्रम आपको बनाना है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगा? प्रिज्म। अब प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में तेजी से कमेंट कीजिएगा। ठीक, आप लोग से ये क्वेश्चन रहा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश क्यों हम लोग को नीला दिखाई देता है? तो आप लोग को पता है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देने के मुख्य कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं कितना पे? 24 पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय, जब समय सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव कि वायु के कण से बहुत बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही क्या कहलाता है? वायु के कण से बहुत बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव क्या है? तो वायु के अणु से बहुत बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये इन सभी इम्पोर्टेंट है। ये 25 नंबर भी, 24 नंबर भी इम्पोर्टेंट था, 25 26 भी इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें जितना भी आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव जितना भी आपको देखने के लिए भी मिलेगा, वो सभी ऑब्जेक्टिव हम इम्पोर्टेंट ही डाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसलिए आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव कम से कम कर ही लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हम पास हो, फर्स्ट डिवीजन अच्छे मार्क्स लाएं, तो आप आराम से वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक, एक बार 2 बार आप वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद हो जाएगा। जब आपका माइंड और आंख दोनों इसको कैप्चर करेगा ना, तो फिर याद हो जाएगा। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो कैसे आप तुरंत सारा एक्शन याद होता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको याद हो जाएगा। चलिए 26 का आंसर आप लोग बताइएगा। हाँ, अंतरिक्ष में वायु न हो तो अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? चलो हमें बता देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग से किए हैं, अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में वायु न हो तो अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल दिए हम लोग। 27 कह रहा है कि दृष्टि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्रकाश सुग्राही। कैसा पाए जाते हैं? प्रकाश सुग्राही। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जब नजदीक की वस्तु देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार क्या आ जाता है? तो नेत्र का आकार गोल हो जाता है। जब
नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है। पक्षमावी पेशियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है, गोल हो जाता है। इसके बाद दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? तो अभी तक हम लोग देखे थे दृष्टि निर्बंध का सिद्धांत कहाँ होता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पर होता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तो ज़रूरत होता है और सभी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए। तो मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत होता है। तो ये किस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है? ठीक, जो व्यक्ति को वर्धनता रोग नहीं है, मतलब कलर ब्लाइंड रोग नहीं है, उसी व्यक्ति को लाइसेंस मिलेगा। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड दोष है उस व्यक्ति को क्या होता है? उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अब बताओ कि कलर ब्लाइंड क्या होता है? कलर ब्लाइंड दोष क्या होता है? कि कलर ब्लाइंड में क्या होता है? जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड रहता है ना, तो वो क्या कर पाता है? तो वो उसको ग्रीन कलर और रेड कलर में कोई डिफरेंट ही नहीं पता चलता है। वो नहीं पहचान पाता है कौन सा कलर ग्रीन है, कब कलर रेड है, कौन सा कलर रेड है। तो इसीलिए सिग्नल तो यही दो से दिया जाता है, ब्लैक रेड से और ग्रीन से। तो ये दोनों का अगर वो पहचान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से क्या फ़ायदा? वो तो सब कुछ तोड़ ताड़ करके, हाँ, सिग्नल तोड़ करके वो धक्का उक्का लगा देगा। इसलिए उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर कहता है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी प्रिज्म में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत, आपतित आने वाला किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉरी, 32 विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसका आंसर क्या आ जाएगा? विचलन कोण बोलते हैं। कब? किसी प्रिज्म में आपतित किरण, हाँ, और निर्गत किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका 33 नंबर। मानव नेत्र 2 है, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र कितना हो सकता है? 180 डिग्री क्षेत्र होता है। हम लोग 180 डिग्री, हाँ, दृष्टि क्षेत्र देख सकते हैं। 180 डिग्री कोण पे देखते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? दमा वाला व्यक्ति भी कर सकता है, मधुमेह वाला। लेकिन जिस व्यक्ति को संक्रमण बीमारी है, हाँ, एड्स उड्स है, कैंसर उन्सर है, उस व्यक्ति ने नेत्र को दान नहीं कर सकता है। ठीक, एड्स वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? नेत्र को दान नहीं कर सकता। कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? मधुमेह वाला कर सकता है, डायबिटीज यानी, और दमा खांसी, ये सब जिसको मलेरिया बीमारी है, बुखार उखार फीवर उबर है, वो आराम से कर सकता है। और जिसको एड्स बीमारी है, संक्रमण वाला बीमारी है, वो नहीं कर सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तभी बताए, एड्स से पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा वो नेत्र को दान नहीं कर सकता। दम्मे से पीड़ित वो कर सकता है, मधुमेह से व्यक्ति कर सकता है, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एड्स से जो व्यक्ति पीड़ित है वो कभी नेत्र को दान नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समान नेत्र है, किसी व्यक्ति का सामान्य नेत्र, कोई भी दोष नहीं है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वास्तविक बनाता है। और रेटिना पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन हम लोग देखते हैं सीधा, लेकिन बनता है कैसा? उल्टा बनता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37,
कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ से अपवर्तन होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य के प्रकाश कहाँ से वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? कौन सा रंग को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करता है, फैलाता है? आप लोग तेजी से इसका जवाब दीजिए। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग का इंतजार करेंगे इसका आंसर का। तो आप लोग तेजी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। 38 का क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। और यहीं तक क्वेश्चन समाप्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष आप लोग को समझा दिए, दूर दृष्टि दोष आप लोग समझा दिए। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको 2-3 नंबर में पूछेगा। तो इस तरह से फिगर बना करके आप आराम से दिखा सकते, ठीक। ये सब उसी का है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और फिर हम लोग इसी तरह से आगे सारे चैप्टर का आप लोग को इम्पोर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। हाँ, तो इसलिए आप लोग भी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर को दिखाइए, बढ़ाइए। तो फिर वीडियो बना करके आप लोग को देंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।